अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली पेट्रोल वो लोग ने डाला था, मेरे पिताजी के सर पे एसिड पड़ा था। एसिड की वजह से पूरी खोपड़ी का हिस्सा निकल गया था और वो मैंने यहाँ तो सारी बॉडी देखने के बाद अपने भी पिताजी की बॉडी खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, पर जब शमशान में मैंने बॉडी खोली ना तो उनके जो दिमाग का हिस्सा होता है ना, मगज का, उसका मैंने बाहर इकट्ठा करके रखा था। द साबरमती रिपोर्ट आ चुकी है और मैंने देख भी लिया है और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब सच बाहर आ रहा है। उस समय इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा था और कैसे नरेंद्र मोदी को फंसाया गया था, जिसका धब्बा आज भी नरेंद्र मोदी के ऊपर पोता जाता है। किसने क्यों और कैसे साबरमती ट्रेन को जलाकर कई परिवारों को जिंदा जला दिया, फिर जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा हैवानियत दिखाई गई और इस सत्य को कैसे उस समय के मीडिया ने छिपा दिया था, आज ये भी हम लोग जानेंगे। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। गुजरात से बहुत सारे हिंदू अयोध्या महायज्ञ में ट्रेन से जाते हैं और महायज्ञ होने के पश्चात वहां से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से लौट रहे होते हैं। अब दूसरे साइड में मुस्लिम्स का एक ग्रुप प्लानिंग करके बैठा होता है कि इस ट्रेन में आ रहे हिंदुओं को मार देना है और इसके लिए बड़े बड़े गैलन्स में पेट्रोल भरकर रखे हुए होते हैं और इसमें उनकी हेल्प कर रहे होते हैं कुछ पॉलिटिशियंस। अब ट्रेन जब गोधरा के जस्ट एक स्टेशन पहले पहुंचता है और वहां पे रुकता है, तब वहां पे मुस्लिम्स का जो एक ग्रुप था उनमें से एक व्यक्ति जानबूझकर हिंदुओं से लड़ाई करता है ताकि ये पूरा नरसंहार करने के बाद एक्सक्यूज दिया जा सके कि दोनों तरफ से लड़ाई हुई थी और ये उसी का नतीजा था। फिर लड़ाई करने के बाद वो बाकी मुस्लिम्स के ग्रुप को लेकर आता है और भीड़ और इकट्ठा करने के लिए आसपास की जो मस्जिद से वहां से भी अनाउंसमेंट किया जाता है, ठीक वैसा ही जैसा कि कश्मीर में किए जाते थे। अब देखिए, किसी भी सच को छुपाना होता है तो सबसे कारगर उपाय होता है कि उस सच को इतने सारे थ्योरीज के लेयर से ढक दिया जाए कि लोग सच को देख ही ना पाए, जबकि वो उनके ठीक सामने है। और यही चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हुआ था। अलग अलग कहानियां फैलाई गई ताकि किसी को सच पता ही ना चल सके और इसके लिए कई पॉलिटिशियंस और मीडिया का भी सपोर्ट था जो इस नैरेटिव को एम्पलीफाई कर रहे थे। अब दूसरी तरफ ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोक दी जाता है और फिर ट्रेन के 4 डब्बों के ऊपर पथराव किया जाता है और इससे बचने के लिए जो अंदर के हिंदू थे वो दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। अब जैसे ही वो दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं तो जो बाहर में लोग मौजूद थे, जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने बाहर से ही इस दरवाजे को लगा दिया और फिर कुछ लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ के ऊपर से नीचे जाते हैं और फिर ट्रेन के पूरे फर्श के ऊपर पेट्रोल फैला देते हैं और आग लगा दी जाती है। और आग लगाने के लिए जो मेन टारगेटेड कोच था वो था S6। पर यह हैवानियत यहीं पे खत्म नहीं होती है। आप जिस हद तक सोच सकते हो इस हैवानियत को उससे भी आगे ले जाया जाता है। पेट्रोल से जलाने के साथ साथ लोगों के ऊपर एसिड भी फेंका जाता है जिससे कई लोगों के शरीर जीते जी गल जाते हैं। उसमें क्या कहो, पिताजी फिर क्या सीढ़ी में चढ़ रहे थे ना, तो उनके सर पे ऐसा नहीं कि खाली पेट्रोल वो लोग ने डाला था, ऑयल और पेट्रोल डाला, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी के सर पे एसिड पड़ा था। एसिड की वजह से पूरी खोपड़ी का हिस्सा निकल गया था और वो मैंने यहाँ तो सारी बॉडी देखने के बाद अपने भी पिताजी की बॉडी खोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, पर जब शमशान में मैंने बॉडी खोली ना तो उनके जो दिमाग का हिस्सा होता है ना, मगज का, उसका मैंने बाहर इकट्ठा करके रखा था। ये माताजी भी देखो हमारे, वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन वो पिताजी की उसकी वजह से देखो, ये बच्चे बच्चे होते हैं, अपने अपने काम करते हैं, उनको अकेला तो छोड़ते नहीं है, लेकिन अकेलापन तो महसूस होगा ना, उनका तो जीवन साथी चला गया तो। और ये उन लोगों के नाम है जिन्हें उम्र कैद हुई थी इतने हिंदुओं को मारने के लिए। नरेंद्र मोदी का ये फोटो तो बहुत लोगों ने देखा होगा। नरेंद्र मोदी वहां पे खुद गए थे, पर नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता था आगे कौन सा हैवानों का झुंड उनको फंसाने और गद्दी से गिराने की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। जब इस हैवानियत के साथ हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है तो उसके बाद इन सब चीजों को ढकने के लिए अलग अलग तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाए जाते हैं और नरेंद्र मोदी को किलर तक बता दिया जाता है। अब किसी भी काम को करने के पीछे एक मोटिव होता है और यहाँ पे मोटिव था आने वाले इलेक्शन में जो कि कुछ ही महीनों में होने वाला था, उसमें मोदी को गुजरात की गद्दी से नीचे गिराना। तो पहले पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से हिंदुओं को जलाया जाता है, जो कि एक तरीके से बाबरी डिमोलिशन का ही कहीं ना कहीं बदला था। फिर इस पूरे नरसंहार को एक एक्सीडेंट का रूप दिया जाता है ताकि जलाने वाले लोगों को बचा लिया जाए या उनको व्हाइट वॉश किया जा सके और इस नरसंहार को लोग एक्सीडेंट के रूप में देखें, ना कि नरसंहार के। इसके लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाए गए, जैसे कि उस समय पे लालू प्रसाद यादव ने एक कमेटी फॉर्म की थी जो कि उस समय पे रेल मिनिस्टर थे और उनकी कमेटी ने कहा कि आग गलती से लग गई थी और किसी ने जानबूझकर नहीं लगाई थी। दूसरा,
कुछ लोगों ने कहा कि शायद ट्रेन के अंदर ही किसी ने खाना बनाते वक्त आग लगा दिया। तीसरा, कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि ट्रेन के अंदर गैस लीक हो गया था जिसके कारण की आग लग गई। चौथा, किसी ने ये अफवाह फैलाया कि बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा जिसके कारण की ये आग लग गया। और पांचवा और एकदम वाहियात, कुछ लोगों ने कहा कि इतनी भीड़ थी और गर्मी थी और गर्मी के कारण ही कोच अपने आप जल गया। कुछ लोगों ने तो ये भी बोल दिया कि कर सेवक खुद की गलती से आग लगा बैठे जिसके कारण की सबकी मौत हो गई। फिर इसके बाद कुछ पाकिस्तानी एंगल भी आया। कुछ लोगों ने कह दिया कि ये सब तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने करवाया है। अब इस नरसंहार को एक्सीडेंट साबित करने में मीडिया भी पॉलिटिशियन से पैसे खाकर और साथ में इन हैवानों को बचाने के लिए इसको एक्सीडेंट के तौर पर ही पेश कर रही थी और सालों तक लोग इसको एक्सीडेंट ही मानते रहे। और अब क्योंकि ये एक्सीडेंट दिखाया जा चुका था तो इसका ब्लेम मोदी पे डाल दिया गया कि मोदी के कारण ये सब कुछ हुआ है, ये सब मोदी की ही गलती है ताकि आगे आने वाले इलेक्शन में मोदी की सरकार गिर जाए। जब इसके बाद गुजरात में दंगे हुए तो उसका ब्लेम भी मोदी पे डाल दिया गया कि मोदी ने ही ये सब कुछ करवाया है। ये भी ब्लेम लगा दिया गया कि पुलिस ने भी कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि पुलिस भी इन दंगों में मुस्लिम्स को टारगेट करने में लगी हुई थी। फिर ये भी इल्जाम लगाया कि मोदी ने इस केस को दबाने की कोशिश की है। अगर स्पेसिफिक होकर बताऊं तो बरखा दत्त जैसे जर्नलिस्ट अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे थे और गोधरा में ट्रेन को जलाकर मारे गए हिंदू से लेकर गुजरात में हुए दंगों का इल्जाम भी मोदी के ऊपर लोग लगा रहे थे। वो तो बाद में कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया, वरना बहुत सारे लोग तो मोदी को हिटलर साबित कर चुके थे। लेकिन जब लोग सक्सेसफुल नहीं हुए और धीरे धीरे सच बाहर आना शुरू हुआ तब लोगों ने मोदी को ही किलर बोलना शुरू कर दिया ताकि कम से कम मोदी की जो इमेज है उसी को डैमेज कर दिया जाए। और अब जब साबरमती रिपोर्ट से ये सच सामने आ रहा है तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि इस मूवी से जो सच है वो सामने आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे पूरे इकोसिस्टम ने मिलकर गोधरा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया, पर गोधरा के विक्टिम्स आज भी उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए हैं। वो तो जब राम मंदिर बना तब इनके दिल को तसल्ली मिली कि कम से कम हमारे चाहने वाले लोगों की जान व्यर्थ नहीं गई।